कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए अब ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, कौन से भाई? लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने किस भारतीय फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? यानी भारत की वो कौन सी फोटोग्राफर है जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ऐश्वर्या श्रीधर, उर्मिला बत्रा, निहारिका या फिर निशा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे सही जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या है? ऐश्वर्या श्रीधर। क्या है? ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को जो ये पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया? 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को यह पुरस्कार इन्हें कहां पर दिया गया? लंदन में दिया गया। लंदन के एक संग्रहालय के द्वारा, जिसका क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। क्या नाम है बच्चों? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा दिया गया। किसे दिया गया? ऐश्वर्या श्रीधर को। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली महिला है, यानी पहली भारतीय महिला बनी है यह सम्मान प्राप्त करने वाली। और पहली भारतीय महिला कौन बनी है यह सम्मान प्राप्त करने वाली? ऐश्वर्या श्रीधर। उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? तो उन्होंने एक फोटो लिया था बच्चों, और वो फोटो रात के समय का फोटो लिया गया। जो जुगनू होते हैं, उन्होंने जुगनुओं की रात के समय की एक तस्वीर ली, और इन्हीं जुगनुओं की रोशनी से वो पूरा पेड़ रात के समय में चमक रहा था। और उसी को जो नेचुरल टच मानते हुए प्रकृति से, इसीलिए इस फोटो के कारण इन्हें क्या पुरस्कार दे दिया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दे दिया गया। यानी जो जुगनुओं की पेड़ के साथ जो रात की तस्वीर है उसे कहा गया लाइट ऑफ पैशन। क्या कहा गया भाई? लाइट ऑफ पैशन कहा गया। क्या कहा गया? लाइट ऑफ पैशन कहा गया। तो अब आपको मैं स्क्रीन पर फोटो दिखाना चाहूंगा। किसकी इमेज दिखाना चाहूंगा? ऐश्वर्या श्रीधर की। और ये है वो ऐश्वर्या श्रीधर जिन्हें 2020 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता लिसी प्रिया कंजूम का संबंध किस राज्य से? यानी लिसी प्रिया जो एक जलवायु कार्यकर्ता है उसका संबंध किस राज्य से है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश से है, मणिपुर से है, या फिर मिजोरम से है, या फिर नागालैंड से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों? मणिपुर। ये लिसी प्रिया कंजूम ये मात्र कितने वर्ष की है? 9 वर्ष की कन्या है, और जिसका संबंध कौन से राज्य से है? मणिपुर से। आप सबको पता है मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इन्होंने अब वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन, और आप सबको पता है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। यानी उस वायु प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि नेताओं को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, यानी देश के प्रधानमंत्री और देश के सांसदों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण एक्ट में बदलाव करने चाहिए। इसी बात के संबंध में इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली के कौन से चौक पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया बच्चों? विजय चौक पर। दिल्ली के कौन से चौक पर? विजय चौक पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। किसने किया भाई? लिसी प्रिया कंजूम ने। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं,
जिस तरह इन्हें मिला 2019 में APJ अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला भाई? APJ अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं जो इन्हें पुरस्कार मिला है, वो इन्हें कौन सा मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। कौन सा मिला है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। इसके अलावा एक और पुरस्कार की मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ, इन्हें कौन सा पुरस्कार भी मिला है? इंडिया पीस प्राइज। कौन सा पुरस्कार भी मिला है? इंडिया पीस प्राइज। और ये सारे सम्मान मिल चुके हैं, किसे मिल चुके हैं? लिसी प्रिया कंजूम को मिल चुके हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। मणिपुर से संबंध है, तो मणिपुर की मैं आज आपके साथ एक झील की बात करना चाहूंगा। मणिपुर की उस झील का क्या नाम है बच्चों? मणिपुर की उस झील का नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, ये कौन सी नदी के किनारे है? खुंगा नदी के किनारे है। यह झील बच्चों कौन सी नदी के किनारे है? खुंगा नदी के किनारे। ठीक, झील आप सबको पता है एक जल से भरा हुआ प्राकृतिक गर्त जिसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झील को। कौन सी नदी के किनारे? खुंगा नदी के किनारे है। इसे विश्व में तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। विश्व में तैरती हुई झील के नाम से, झील के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारी लोकटक झील का दूसरा नाम है तैरती हुई झील। इसके अलावा इसमें एक घास होती है, उस घास को हम क्या बोलते हैं? फूमड़ी। क्या बोलते हैं? फूमड़ी। और फूमड़ी जगह जगह पर इसमें तैरती रहती है। हमें डांसिंग बियर जैसी, यानी डांसिंग बियर जैसी वो नज़र आती है। और यह फूमड़ी जिसे हम क्या बोल सकते हैं? घास, कौन सी झील में होती है? लोकटक झील में। और यह लोकटक झील कौन से राज्य में है? मणिपुर में। तो अब आपके सामने में स्क्रीन पर ये इमेज है, और ये स्क्रीन पर इमेज किसकी है? लिसी प्रिया कंजूम की, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, नेताओं के बेरुखी के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रांस को बनाया गया, रूस को बनाया गया, या फिर भारत को बनाया गया, या फिर अमेरिका को बनाया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है बच्चों? भारत। यानी किसे बनाया गया? भारत को बनाया गया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISO, यानी इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, या ISA भी से बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो आपके साथ में बात करना चाहूंगा 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को जो हुई थी पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? पेरिस जलवायु सम्मेलन। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया, और इसी सम्मेलन में किसकी स्थापना का निर्णय लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कुल कितने देश शामिल है? 121 देश शामिल है, और वो 121 देश शामिल है जो कर्क रेखा
जो यानी 23.5 डिग्री पर आप सबको पता उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, मकर रेखा। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश है यानी लगभग 121 देश है, और वो 121 देश सदस्य है, किसके सदस्य है, ISO के। और आप सबको पता है ये पूरे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब, और ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम करती है, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, या इसे आप बोल सकते हो भूमध्य रेखा। और इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के 121 देश इसमें शामिल है। आपको बताना चाहूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले में है, गुरुग्राम में। कहां पर है, गुरुग्राम में। और अब वर्तमान में इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, भारत को चुना गया है, जबकि इसका उपाध्यक्ष जो चुना गया है वो उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, फ्रांस को चुना गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को कितने वर्ष के लिए चुना गया है, 2 वर्ष के लिए चुना गया है। कितने वर्ष के लिए चुना गया है बच्चों, 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ये देखिए स्क्रीन पर इमेज, यानी जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्व छात्रवृत्ति, पूर्व यानी कि पहले, सिलेक्शन से पहले बच्चों, सिलेक्शन के बाद की योजनाएं देखी होगी, ये सिलेक्शन से पहले की योजनाएं यानी पूर्व छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने की है, राजस्थान ने की है, बिहार ने की है, या फिर मिजोरम ने की है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप दीजिए कि कौन से राज्य ने इस योजना की शुरुआत की। तो कौन से राज्य ने की है बच्चों, मिजोरम ने की। जो यूपीएससी का वर्णन है ना वो हमारे संविधान के कौन से भाग में है, संविधान के भाग 14 में। और इसमें संविधान के कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के इसमें अनुच्छेद आते हैं। कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 315 से लेकर 323। जो यूपीएससी की स्थापना की अगर बात करना चाहूँ, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। यानी यूपीएससी कैसी संस्था है, पूर्व संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, पूर्व संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में तो वर्णन है लेकिन इसकी स्थापना संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इसे कैसी संस्था कहा, पूर्व संवैधानिक संस्था कहा। और जो इसका मुख्यालय है वो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। यूपीएससी में जो कुल सदस्यों की संख्या का कोई भी वर्णन नहीं है कि कुल कितने सदस्य होंगे, लेकिन इसमें नॉर्मली या तो 9 सदस्य होते हैं या फिर कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। इन सब सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इन्हें हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के। लेकिन आधे सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें या तो भारत सरकार के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने का अनुभव होता है। कितने वर्ष काम करने का अनुभव होता है, 10 वर्ष काम करने का अनुभव होता है। और इनके जो कार्यकाल की अगर बात करना चाहूँ, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में से जो दशा पूरी हो उसी दिन वो रिटायर हो जाता है। और वर्तमान में हमारे यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार। यानी ये यूपीएससी के जो अधिकारी हैं वो चुने तो जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन काम करते हैं राज्य सरकारों का। तो अब पूर्व छात्रवृत्ति की जो घोषणा की है कौन से कौन से राज्य ने की है, मिजोरम ने। और मिजोरम ने कहा है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच, 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्लियर है। ये मुख्यालय की इमेज है, जो यूपीएससी का मुख्यालय है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एडॉप्ट एन एनिमल नामक
कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है, यानी एडोप्ट ए एनिमल जो कार्यक्रम है बच्चों, वो कहाँ पर चलाया जा रहा है? उड़ीसा में चलाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है, मेघालय में चलाया जा रहा है, या फिर राजस्थान में चलाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए। यह चलाया जा रहा है बच्चों कहाँ पर? ओडिशा में, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में एक उद्यान है जिसका नाम है नंदन कानन उद्यान। क्या नाम है भाई? नंदन कानन उद्यान। उसी नंदन कानन उद्यान में अडॉप्ट ए एनिमल नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नंदन कानन उद्यान जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? गार्डन ऑफ हेवन। अब आप सबको पता है कौन सी महामारी चल रही है? कोविड-19 यानी कोरोना महामारी, कोविड-19 महामारी चल रही है। इसलिए इन जानवरों के भूख से मरने का खतरा अब इनके ऊपर मंडरा रहा है और इनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इसीलिए राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन से कार्यक्रम की? अडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक कितने रुपए की मदद कर सकता है? 2.5 लाख रुपए की मदद कर सकता है। यानी मिनिमम की लिमिट 500 है और मैक्सिमम की लिमिट है वो है 2,50,000। क्लियर है बच्चों? अडॉप्ट एन एनिमल। उसके बाद जोजिला सुरंग का निर्माण किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है? जो जोजिला सुरंग है उसका निर्माण किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है बच्चों? जम्मू को लेह को, मनाली लेह को, श्रीनगर लेह को, लद्दाख लेह को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बच्चों लेह कश्मीर। जो ये जोजिला सुरंग है ये कौन से 2 शहरों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है? श्रीनगर लेह। ये देखिए आपको मैं एक मैप भी इसका दिखा देता हूं। ये आपका श्रीनगर शहर है और इसी श्रीनगर शहर को किससे जोड़ने की कोशिश की जा रही? लेह से। जो बीच में हमारे पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा द्रास और दूसरा आएगा बच्चों कारगिल। यानी श्रीनगर से द्रास और द्रास से कारगिल होते हुए कौन से शहर को जोड़ा जा रहा है? लेह को जोड़ा जा रहा है। यानी इसकी जो कुल लंबाई होगी, इस सुरंग की जो कुल लंबाई होगी वो होगी 14.2 किलोमीटर। कितनी होगी इसकी लंबाई? 14.2 किलोमीटर लंबाई होगी। इस सुरंग के बनकर तैयार होने से जो सफ़र पहले 3 घंटे में होता था वो मात्र अब कितने मिनट में हो जाएगा? 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। मात्र कितने मिनट में हो जाएगा? 15 से 20 मिनट पर हो जाएगा। जो ये सुरंग बनाई जा रही कितने फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है? 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। कितनी ऊंचाई पर बनाई जा रही है? 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही। जो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की अगर बात करना चाहूँ, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? 6,809 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है। अनुमान था कि पहले यह प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार हो गया? 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि हम कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करने की? 2024 तक इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यह घोषणा की है नितिन गडकरी ने, जो वर्तमान में जहाजरानी एवं सड़क निर्माण मंत्रालय के मंत्री है। अगर बात करना चाहूँ इस सुरंग की जो सर्वे किया गया था तो वो 1997 में किया गया था। सर्वे कब किया गया था बच्चों? 1997 में। और इसकी जो योजना पर काम शुरू हुआ वो योजना पर कब काम शुरू हुआ? 1999 में। योजना पर कब काम शुरू हुआ? 1999। इसमें से जो साधन गुजरेंगे यानी जो साधन इसको क्रॉस करेंगे, व्हीकल क्रॉस करेंगे, वो कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके अंदर से जा सकते। इसमें कुल 8 वेंटिलेशन स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 8
वेंटिलेशन स्टेशन बनाए गए हैं। कितने स्टेशन बनाए गए? 8 वेंटिलेशन स्टेशन बनाए। जो इसका टेम्परेचर रहेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस रहेगा? 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। कैसी सुरंग होगी? एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी, यानी ये बनने के बाद एशिया की सबसे लंबी सुरंग कहलाएगी। कौन सी सुरंग कहलाएगी? जोजिला सुरंग कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? तो आपको स्क्रीन पर इसकी इमेज भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होकर श्रीनगर से और यहाँ तक जाएगी, यानी टनल की लंबाई है 14.2 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट की लागत है 6809 करोड़ रुपए और अनुमानित समय वैसे 2026 है, लेकिन नितिन गडकरी जी का दावा 2024 तक का है। एक और बात, खास बात, यह टनल जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना अधिक पर बनाया गया। जो कुतुब मीनार है, आप सबको पता है वो कुतुब मीनार कहाँ पर है? वो कुतुब मीनार है दिल्ली में। और इस मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह वह कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसे कौन से वंश का संस्थापक कहा जाता है? गुलाम वंश बोल दो, दास वंश बोल दो, मामलुक वंश बोल दो, इल्बरी वंश बोल दो। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, और उसी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कौन सी मीनार का? कुतुब मीनार का। और इस मीनार को पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। किसे दिया जाता है बच्चों? इल्तुतमिश को। और इसी कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर बनाया जाएगा कौन सी सुरंग? जोजिला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कौन सी संस्था का अब 36वां स्थापना दिवस मनाया गया बच्चों? सीबीआई का बनाया गया, एनएसजी का बनाया गया, सीआरपीएफ का बनाया गया, या फिर बीएसएफ का बनाया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका हमारा सही जवाब है बच्चों एनएसजी। सबसे पहले तो हमें एनएसजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो एनएसजी की स्थापना हुई वो 1984 में हुई, और इसकी स्थापना के पीछे था पंजाब का जो आतंकवाद, और उसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और आप सबको बताइए ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय चलाया गया था? इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था। और इसी ऑपरेशन के बाद 1984 में किसकी स्थापना की गई? एनएसजी की। जो एनएसजी है वो किसके अधीन काम करता है बच्चों? वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो एनएसजी के कमांडो है वो कहलाते हैं ब्लैक कैट। क्या कहलाते हैं? ब्लैक कैट कहलाते हैं। और ब्लैक कैट किसके कमांडो कहलाते हैं? एनएसजी के कमांडो कहलाते हैं। जो एनएसजी है वो 2 भागों में इसे हम बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक भाग का नाम है एसएजी और एक का नाम है एसआरजी। एसएजी की फुल फॉर्म है बच्चों स्पेशल एक्शन ग्रुप। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ये जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है इसका कार्य है जो आतंकवादी गतिविधि है, उन आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करना, उन पर ध्यान रखना, उन्हें समाप्त करना, ये काम किसका है? एसएजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप। और एसआरजी की फुल फॉर्म है स्पेशल रेंज ग्रुप। और ये जो एसएजी है वो वीआईपी सिक्योरिटी में लगा हुआ है, यानी हिंदुस्तान के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स को सिक्योरिटी देने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? एसआरजी। और इस एसआरजी के अब जो कमांडो है उन्हें 2020 के बाद वीआईपी सिक्योरिटी से हटा दिया गया है। और उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी से हटाने का जो आदेश जारी किया वो कौन से मंत्रालय ने किया? गृह मंत्रालय ने किया। और आप सबको पता है ये गृह मंत्रालय अब किसके अधीन आता है? अमित शाह जी के अधीन आता है। तो मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखाना चाहूँगा।
ये इमेज है किसकी, NSG राइजिंग डे ऑफ द 36, यानी NSG का जो 36वां स्थापना दिवस मनाया गया उसकी ये एक इमेज है। अगला क्वेश्चन, देश में सिप रिसाइकलिंग हेतु, देश में रिसाइकलिंग होता है यानी जो चीज वेस्ट हो गई है दोबारा से उसे काम में लाने के लायक बनाना या उससे जरूरी पार्ट्स को निकाल लेना ताकि किसी और जगह उनका यूज किया जा सके। देश में सिप रिसाइकलिंग हेतु राष्ट्रीय पोत पुनर्चक्रण प्राधिकरण कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो बच्चों जल्दी से बताओ ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गोवा में या गुजरात में या महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को बताना होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है गुजरात, यानी गुजरात के कौन से शहर में स्थापित किया जा रहा है बच्चों? अहमदाबाद शहर में। गुजरात के कौन से शहर में स्थापित किया जा रहा है? अहमदाबाद शहर में स्थापित किया जा रहा है। इसकी मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं। ये इमेज है बंदरगाह के किनारे जो शिप आ रहे हैं और उन शिपों को फिर रिसाइकलिंग के लिए ये प्राधिकरण स्थापित हुआ है, उसकी इमेज है जो कहाँ पर स्थापित हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? यानी भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर प्रताप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बच्चों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों डॉक्टर रतनलाल। मैं आपके साथ सबसे पहले बात करना चाहूं, इस जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। और इस पुरस्कार की शुरुआत करने का कारण क्या था वो सुनिए। सबसे पहले जो खाद्य गुणवत्ता और मृदा संरक्षण, खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और मृदा संरक्षण को बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। और आपको एक बात जानकर खुशी होगी, 1987 में जब यह पुरस्कार दिया गया तो उस समय भी यह पुरस्कार एक किसे मिला था? भारतीय को मिला था। और उस भारतीय का क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। क्या नाम था? MS स्वामीनाथन था। और MS स्वामीनाथन जी को यह पुरस्कार कब मिला था? 1987 में। ये वही MS स्वामीनाथन जी है जिन्हें कौन सी क्रांति का जनक भी कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। कौन सी क्रांति का? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन। अब 2020 में यह पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर रतनलाल को। है तो वो भारतीय मूल के, लेकिन कहां पर रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। कहां पर रहते हैं बच्चों? अमेरिका में रहते हैं। और इस पुरस्कार को यानी नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र में किसके बराबर माना जाता है? नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और नोबेल पुरस्कार के बराबर किसे माना जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार को माना जाता है, जो फिलहाल किसे दिया गया? डॉक्टर रतनलाल को दिया। ये आपके सामने इमेज है 2020 डॉक्टर रतनलाल इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता। तो आज की ये वीडियो बच्चों हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आने वाले एग्जाम्स में इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन एज इट रिपीट होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुई। धन्यवाद।